हेलो एवरीवन, क्या हाल है। मुझे पता है मेरे बिना आपका मन तो लग नहीं रहा होगा, तो टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ वापस। और आज मैं आपको बेहद बढ़िया चीज सिखाने वाला हूँ। मैंने ये देखा है, कई बार देखा है कि बच्चे जो है वो बहुत बेसिक्स में ही अटक जाते हैं। तो ये जो लेक्चर होगा वो काफी बेसिक लेक्चर होगा। बेसिक लेक्चर होगा वेक्टर में, क्योंकि वेक्टर्स के बिना आधी फिजिक्स तो अधूरी है। आपको अगर वेक्टर्स नहीं आते तो फिजिक्स नहीं आता। लेकिन बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है वेक्टर्स में, तो मैं आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। बड़ा छोटा सा वीडियो बना करके, है ना, पिछली बार भी यही बोला था यार। तो छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे और हम वेक्टर कैलकुलेशंस को सीखेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि हम कैसे वेक्टर कैलकुलेशन फटाफट फटाफट कर सकते हैं। ठीक है। मोस्टली हम एडिशन के बारे में बात करेंगे, फिर मैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन में रिलेशन भी बता दूंगा कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर एडिशन। ठीक है। तो शुरू करने से पहले आपको पता है क्या करना है। आपको पता है ना लेक्चर अच्छा है, तो पहले ही क्या कर दो, क्या कर दो और क्या कर दो और किस में। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं वेक्टर कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में, एडिशन के बारे में, है ना। तो वेक्टर एडिशन में देखो, हमको पता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा था, सपोज अगर ये एक वेक्टर ए है भाई साहब, ये एक वेक्टर ए है, इसके हिसाब से समझो ये एरो जो है ना, एरो वो इसका जितना लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, और जो इसका ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो आपको पता ही है वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें तो यहाँ पर आती ही होंगी। तो सपोज ये ए है और ये कोई एक वेक्टर बी है ना, और इनके बीच कोई एंगल बन रहा है थीटा, और मुझे इनको ऐड करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या करते हैं, देखो ए को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं और बी को भी ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, है ना। और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो इसका रिजल्टेंट होता है, आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। और ये वाला एंगल को हम लोग अल्फा बोल देते हैं। अल्फा जो होता है ए से एंगल होता है रिजल्टेंट का। तो इसमें कुछ फॉर्मूले आपको ऑब्वियसली याद होंगे। क्या फॉर्मूले, जल्दी से बता दो। अंडर रूट क्या हो जाता था बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है जहां पर थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। और एक फॉर्मूला होता था tan अल्फा इज इक्वल टू क्या, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये दो फॉर्मूले आपने काफी पढ़े होंगे। ये फॉर्मूला बताता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब रिजल्टेंट जो वेक्टर बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। और ये फॉर्मूला बताता है कि भाई साहब वो कितना एंगल बना रहा है, किससे, वेक्टर ए से। ये वेक्टर ए के साथ एंगल है। फॉर्मूला आपको ये वाला भी याद करा देते हैं, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, जहां पर अल्फा जो है वो एंगल a के साथ है। किसके साथ है, a के साथ। देखो b के साथ sin थीटा भी है, b के साथ cos थीटा भी है, a के साथ तो कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं उसी के साथ एंगल है ना, याद रखने का एक तरीका। तो बेसिकली ये एकदम बेसिक टर्म्स होगा। इसमें हम लोग क्या शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाले हैं और क्या ट्रिक यूज करने वाले, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई ट्रिक नहीं है, एक रिजल्ट है जिसको हम लोग बार बार यूज में लाएंगे। जो कि सबसे पहला, सपोज अगर मैं ऐसा मान लूं कि सपोज एक केस मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बोल देते हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ लोगे आप लोग। तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस b लिख सकते हैं डायरेक्ट। दोनों को मैग्नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a और b को क्या कर दो, ऐड कर दो। सपोज थीटा इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0। सबका एक एक डायग्राम भी बना देता हूं। सपोज वेक्टर a ऐसा है और वेक्टर b भी ऐसा है, इसी की लाइन में कुछ वेक्टर भी, सपोज ये बड़ा वाला a है, छोटा वाला b है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा 90 कैसे बनाएंगे, सपोज ये a है तो ऐसे b होगा, तो रिजल्टेंट यहाँ बीच में कहीं पर होगा r। तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 90 डिग्री में। तो ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, 180 डिग्री है तो क्या हो जाता है बताओ, r का फॉर्मूला r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो। हाँ, मॉड a माइनस b हो जाता है। मॉड क्यों लगाने, हो सकता है a बड़ा, हो सकता है b बड़ा। ऐसे अगर a इधर जा रहा है और b इधर जा रहा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a b, है ना, दोनों घटा देते हैं। 180 डिग्री में a माइनस b, क्यों 180 डिग्री में a माइनस b क्यों जाता है, तो cos 180 माइनस 1 होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, अगर रूट हटता है तो a माइनस बी हो जाता है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले में क्या क्या याद रखना है, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो दोनों वेक्टर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, उनका आंसर a प्लस बी हो जाएगा, है ना। और अगर 90 डिग्री में तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 180 में है तो a माइनस बी का मॉड हो जाएगा। मॉड मतलब जो भी बड़ा होगा उसके हिसाब से, ठीक है। ध्यान देने वाली बात, समझने वाली बात और फील करने वाली बात क्या है, ये जो वेक्टर्स हैं इनको जोड़ते समय इनका डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को फील करना चाहते हो तो देखो, दो वेक्टर को हम कभी भी जोड़ते हैं तो हमेशा डायरेक्शन की बात करते हैं। जैसे मान लो 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है इस साइड मेरे हाथ में, और 2 न्यूटन का फोर्स अगेन इधर लगा तो टोटल 4 हो जाएगा। जबकि 2 इधर लगा और 2 इधर लगा तो बोलोगे आप 0। इसका मतलब क्या है, फोर्स किस तरफ लग रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को ही जोड़ रहे हैं, इसलिए वो किस किस तरीके से ऐड हो रहे हैं, किधर किधर है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा दोनों के बीच का क्या है, एंगल है, समझ रहे हो ना। अब इसी केस में इस चीज में मैं एक और इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये वाला मैं मिटा देता हूँ पार्ट और फिर से तुम लोगों को समझाता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एडिशन में ही सपोज अगर मैं बोलूं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, मेरे पे भरोसा करते हैं, आपका हमेशा सवाल बनेगा। मॉड आर इक्वल टू, सपोज ऐसा बोल देते हैं, सॉरी ऐसा नहीं, हम लोग बोल देते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है। मान लो दो वेक्टर था, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ए और बी सेम मैग्नीट्यूड के, अगर ए और बी सेम मैग्नीट्यूड के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भी फॉर्मूला था अंडर रूट, आर का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट क्या था बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर 2ab 2a स्क्वायर, ए के बी के बदले भी ए डाल दे रहे हैं, इनटू cos थीटा। समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक वेक्टर है सपोज ए और ये एक वेक्टर है बी, लेकिन दोनों का लेंथ सेम है। लेंथ सेम है मतलब दोनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड। और ये सिर्फ स्पेशल केस है, जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तब का स्पेशल केस है। मैं कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा तुम लोगों को, प्रैक्टिस भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये स्पेशल केस है जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो और उनको जोड़ना हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं ना, ए का भी मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, तो बी को ए से रिप्लेस कर दिया। क्या बोलती पब्लिक, नासिक की पब्लिक बोले तो तकलीफ बिरजू हटेला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सूट बूट पहन के ऐसा करना शोभा नहीं देता। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये आता है 2a cos थीटा बाय 2। बस 2a cos थीटा बाय 2 डायरेक्ट याद रखने का, किसी से बात भी नहीं करने का। ये थीटा के बाय 2 है ना, डायरेक्ट है ना। तो अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स दूं, सपोज एक एग्जांपल में लेता हूं, मतलब अलग अलग इसके भी, इस स्पेशल केस के अलग अलग स्पेशल केस है। तो उसमें सबसे पहला स्पेशल केस मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू सपोज ऐसा मैं मान लेता हूं 120 डिग्री है। क्या बोल रहा हूं, 120 डिग्री। तो सपोज मतलब एक वेक्टर तो इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है। थोड़ा और पीछे कर लेते हैं, 120 डिग्री बनाना है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो मान लो कि ये भी ए है और ये भी ए, मैग्नीट्यूड सेम बोल रहा हूं ना, तो मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया, मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, सेम है ना। और इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं पर जाएगा, बीच में, एग्जैक्टली बीच में जाएगा। मैं बोल सकता हूँ एग्जैक्टली बीच में जाएगा। ऐसा क्यों बोल सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, कोई इधर से खींचे और इधर से खींचे बराबर फोर्स से, तो हम ऑब्वियसली बीच में जाते हैं। सपोज वैसे अगर ये भी ए और ये भी ए है तो मैग्नीट्यूड, ये जो रिजल्टेंट होगा बीच में होगा। और अगर ये टोटल एंगल 120 था, ये वाला एंगल अगर 120 था, ये रेड वाला 120 था, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60, मतलब ये 60 में काम करेगा। तो ओके, हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर मैं क्या पुट कर दूं, 120, थीटा की वैल्यू 120 पुट कर दूं टोटल, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60। तो cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2a into 1/2, 2a into 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, ये a। तो r की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब रिजल्टेंट भी a के बराबर होगा। मतलब आपको डायरेक्ट याद रखना, अगर एंगल 120 का और ये वाला a है और ये वाला साइड भी a है, तो इसका रिजल्टेंट भी कितना होता है, a होता है, ठीक है। देखो अब हम लोग फिर से यहाँ पर आ जा रहे हैं, मैं इस चीज को रिवाइज करवाऊंगा करके, अभी नहीं मिटा रहा हूँ। सेकंड केस हम लोग बोल रहे हैं, सपोज सेकंड केस में बोल रहा हूँ कि थीटा इज इक्वल टू, सपोज हम लोग बोल देते हैं 90 डिग्री, है ना। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो अगर ये वाला a है
और ये वाला भी क्या है, ए है। तो बस उसी फॉर्मूले से बनाएंगे, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बोल रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच में जाएगा, बीच में जाएगा यहाँ पर। जैसे ये देखो ये 120 से 60 में गया था, वैसे ये वाला 45 में चला जाएगा ना, मतलब बीच में ऐसा होगा। मतलब वो कहाँ पर बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब 45 में जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी √2a। कैसे √2a, यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी a, है ना, ऐसे प्रूव किया। वैसे यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हैं कि r की वैल्यू √2a होगी। कैसे, तो देखो यहाँ पर अगर cos 90 रख दें अपन, सॉरी cos 90 नहीं रखेंगे, 90/2 मतलब कितना हो जाएगा 45। तो r की वैल्यू हो जाएगी देखो 2a cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा √2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा √2a। बात सही है, एकदम बढ़िया। तो देखो अगर 90 डिग्री रहा तो ये कहां मिल जाएगी। सपोज एक आखिरी अपन पढ़ लेते हैं, कहां मिटा दें, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटा रहा हूं। 2a cos θ/2 याद रखना है ना फिलहाल तो, 2a cos θ/2 मैंने फॉर्मूला निकाला था। थर्ड केस r इक्वल टू, सॉरी, अगर ऐसा हो जाए कि ये कोई वेक्टर a है और ये कोई वेक्टर ये भी a है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, फिर से बोल रहा हूं, और उनके बीच का एंगल अगर मान लेते 60 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री है, तो बताओ रिजल्टेंट कहां पर जाएगा। अरे बोलो ना यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। रिजल्टेंट जाएगा बीच में यहाँ पर, और ये यहाँ से कितना एंगल बनाएगा भाई साहब, यहाँ से बनाएगा 30, क्योंकि दोनों सेम है तो ऑब्वियसली वो बीच में ही जाता है मैग्नीट्यूड, अगर दोनों वेक्टर सेम हो तो ये a तो बीच में चला गया 30, है ना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, r की वैल्यू 2a cos θ/2 वाले फॉर्मूले से, तो 2a है ना cos θ/2 मतलब cos 60 का क्या हो जाएगा cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो मैं लिख देता हूँ √3/2, तो r की वैल्यू हो जाएगी कितनी √3a। तो आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि ये √3a आ गया, कितना आ गया √3a। अब मैं आपको सारे केसेस एक बार याद करवा रहा हूँ जो जरूरी है, मैंने सारे फॉर्मूले लेकर के बताया भी कि कैसे बनाना है। अगर देखो, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा का 0 डिग्री, तो सिंपली दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो जोड़ देंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा देंगे। दोनों 90 डिग्री में तो स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर देंगे। और अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो r का फॉर्मूला है 2a cos θ/2। जल्दी से बोलेंगे मेरे साथ, क्या फॉर्मूला है 2a cos θ/2। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, 3 इंपॉर्टेंट केस देखा। सबसे पहला केस, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों के बीच एंगल अगर 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी a ही आता है। रिजल्टेंट भी ये रिजल्टेंट का आंसर भी है a ऐसे 120 डिग्री में। दूसरी बात हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये a तो आंसर √2a और बीच में जाएगा। बीच में क्यों जा रहा है यहाँ पर रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। और देखो यहाँ पर लास्ट केस में अगर मैं बोलूं ये a और ये और बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो √3a, तो 120 में a का a, 90 में a का √3a और 60 में a का 90 में a का √2a और 60 में a का √3a। तो ये बातें आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। जो फॉर्मूले लिखे हुए ना, ये फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं बोर्ड पे अभी इस वक्त, ये आपको वेक्टर एडिशन की चरम सीमा तक ले जाएंगे। मतलब कोई रोक ही नहीं पाएगा आपको, आपकी कसम। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब मैं तुम लोगों को समझाता हूं कि इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। कुछ बच्चे ऐसे डाउट पूछ लेते हैं ना वेक्टर्स के, तो मेरे को मजा नहीं आता यार, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए बेसिक जो है बेसिक्स में बना रहा हूं इस पे, है ना। तो देखो सबसे पहले काम करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन हम लोग लेते हैं। सिंपल कैलकुलेशन एक ले रहे हैं, क्वेश्चन ही है समझ लो, हैशटैग तो बनाया है ये, चलो क्वेश्चन भी लिख देते हैं, क्वेश्चन हैशटैग कर्मा। चलो ये पॉइंट है जिस पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ फोर्स वेक्टर है, कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, मैं ऐसे बना रहा हूं। सपोज ये फोर्स ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन का, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज ये फोर्स इधर लग रहा है 6 न्यूटन का, सपोज ये फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन का, ऐसे मैं बोल रहा हूं 4 न्यूटन का इस तरफ ऐसे, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि इस पूरे सेटअप का रिजल्टेंट क्या होगा, बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, एफ रिजल्टेंट क्या होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो
सीधी सी बात है, हमारे पास अभी देखो कितने वेक्टर से सॉल्व करने के लिए, तो आपको जैसे मैं सोच रहा हूं ऐसे सोचना पड़ेगा। अपने पास 1, 2 और 3 अलग अलग वेक्टर है, 10 न्यूटन, 6 न्यूटन और 4 न्यूटन वाले। तो सर इससे पहले जो फॉर्मूला बताए थे तो 2 के लिए बताए थे, ए और बी के लिए, ए और बी का रिजल्टेंट आता था आर। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, पहले ए और बी को सॉल्व कर लो, रिजल्टेंट निकालना मतलब उन दोनों का कोई एक वैल्यू बनाना। तो अगर 3 वेक्टर मिल गए तो पहले 2 को सॉल्व कर लो, किसी 2 को एक साथ सॉल्व कर लो तो 2 का 1 बन जाएगा, बचेगा 1। तो फिर उस 1 के लिए एक और बच जाएगा जिसका कैलकुलेशन अभी आपने नहीं किया है। तो फिर उन दोनों को करके लास्ट में जो एक सिंगल बचेगा उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं, जैसे ये 10 और 6 दिख रहे हैं मेरे को 180 डिग्री में, 10 इधर और 6 इधर है, तो आपको पता है डायरेक्ट घट जाते हैं। कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं, डायरेक्ट दिमाग लगाओ। डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे तो इधर 10 है, इधर 6 है, तो इधर कितना बच जाएगा बताओ, 4 न्यूटन। इधर कितना बच गया, 4। तो नीचे भी कितना है बताओ, 4। नीचे भी 4, इधर भी 4, तो दोनों का मैग्नीट्यूड है ना, बीच में कहीं पे जाएगा रिजल्टेंट, तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ जल्दी से। मैंने बताया था ये इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम, और अगर 90 डिग्री में है, कैसे 90 डिग्री में है, तो है इसका, इसको ये 10 है और इधर 6 है, तो नेट इधर बचेगा ना। तो 4 और 4 और 90 डिग्री में, तो आंसर कितने में बनेगा बताओ जल्दी से, 45 डिग्री में, और 4 4 का हो जाएगा 4√2। क्या बोलती पब्लिक, इतना न्यूटन आंसर हो जाएगा। देखो मैंने उस फाइनल वेक्टर का रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताया। यही सब इंपॉर्टेंट, यही सब तो समझना है। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। देखो सपोज ये एक वेक्टर है ना, और ये एक वेक्टर है। सपोज ये है 10 न्यूटन का और ये भी है 10 न्यूटन का, ठीक है। ये इस तरीके से लग रहे हैं, और ये वाला एंगल सपोज है 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। और यहां से 60 डिग्री पे 10√3 न्यूटन का एक और वेक्टर है। इन तीनों को सॉल्व करना है। कौन कौन से वेक्टर, एक ये है, एक ये है और एक ये, 60 पे। बात समझ आ रही ना। चलो तो क्या करना है बताओ, क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, 3 वेक्टर दिख रहे हैं आपको, ये 1, ये 2 और ये कितना 3। तो किसी 2 को पहले सॉल्व कर लो। तो देखो जो जो सेम वाले दिखते हैं उनको तो पहले कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उनको करने से फायदा क्या होता है कि भाई अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला याद आता है। तो ये a है और ये a, और 60 डिग्री में मैंने बताया था डायरेक्ट √3 हो जाता है। तो देखो मैं इस वेक्टर को फिर से बना रहा हूं यहाँ पर ऐसे। तो देखो ये वाले को, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बीच में चला जाएगा 10√3। √3 है मतलब 10√3 ना। लेकिन यहां से कितने एंगल पे होगा बताओ, 30 डिग्री पे, क्योंकि मेरे को पता है बीच पे जाता है, वो बीच में जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इन दोनों को हटा के इनका रिजल्टेंट बना दिया, उन दोनों का रोल खत्म। लेकिन इसका तो कोई कार्यक्रम किया ही नहीं, तो ये तो अभी बचे ही ना ऐसे 10√3। अच्छे से बना देते, ये तो बचे ही ना ऐसे 10√3 न्यूटन का। समझ रहे हो कैसे सॉल्व करना है। कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं वो लगाओ। अब देखो ये वाला एंगल कितना है बताओ, 60, और ये कितना है 30। तो ये बचा कितना, 6 3 9 90। तो ये भी 90 बच गया ना, टोटल 180 हो तो 90 बच गया ना। अब आपको पता है 90 में कैसे सॉल्व करना है, a का √2a होता है, a का क्या होता है √2a। तो रिजल्टेंट यहाँ बेसिकली ऐसा कुछ चला जाएगा। देखो एक तो पैरेललोग्राम ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो रिजल्टेंट ये बीच में चला जाएगा इस तरीके से, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, a का √2a, तो √2 और a कितना है बताओ 10√3। तो मतलब ऐसे मल्टीप्लिकेशन में बोल रहे हैं, तो जाएगा कितना √10√6 आ जाएगा इसका आंसर, इतना न्यूटन। समझ आ रहा है कि नहीं। सिर्फ फोर्स के लिए नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी, ये सब भी वेक्टर्स होते हैं जिनको हम इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आपको मेरी बात शायद समझ में आई होगी, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आया √3 इस तरफ और √10√3 इस तरफ और 10√3 इस तरफ था। तो उनके बीच का एंगल देखा फाइनली कितना एंगल है, 90 डिग्री। अच्छा ये वाला 30 कैसे बना यहाँ से, क्योंकि ये 60 पे था इससे, तो रिजल्टेंट 30 पे होता है। तो ये पूरा जो दोनों सेट है उसके बदले 10√3 30 डिग्री पे ला सकते हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, ताकि हम लोग और क्लियरिटी हो, फिर अपन थोड़ा प्रैक्टिकल सवालों पे भी चलेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्लियरिटी के लिए।
चलो आप इसका सॉल्यूशन मेरे को बताना कमेंट में, है ना, फिर मैं और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताओ। सपोज एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, इस तरीके से। सपोज ये वाला एंगल है 60 डिग्री, है ना, नहीं ऐसे कर लेते। सपोज ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, है ना, ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है ना, और ये भी 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है। क्या बोलते हो, मैं कर दूं, आप लोग करके करके बताओगे? तो आप लोग करके बताना मेरे को इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो कितने वेक्टर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 वेक्टर्स हैं। मैं कर दूं क्या? चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ, आपको फिर उसके बाद होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को सबसे पहले आपको पता है कि धीरे धीरे करके सॉल्व करना है। किसी 2 का 1 बनाना है, फिर 2 का 1 बनाना है, फिर 2 का, फिर फाइनली जो एक बचेगा वही रिजल्टेंट होता है अपना। तो देखो जो सेम दिखते हैं वहां से चालू करता हूं मैं। देखो सबसे पहले देखो ये जो 2 वेक्टर दिख रहे हैं 10 और 10, ये 30 और ये 30 है। थोड़ा सा ये 30 कम बनाना चाहिए अपने को, 30 के हिसाब से बना देते हैं एक बार। चलेगा क्या तुम लोग को? नहीं चलेगा तो तुम लोग कुछ कर नहीं सकते, है ना। यहाँ पे मेरा बस चलता है। ये भी 30 और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये वाला भी अपन बना लेते हैं थोड़ा ऐसे, और ये वाला भी कितने पे? 30 पे। तो अब तुम लोग बताओ, ये 10 का था, है ना, ये भी 10 का था। अब तुम लोग बताओ 30 तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये 60 हो गया, टोटल 180, तो ये 120 बचेगा। अरे यार तुम लोग बोलते ही तो नहीं हो, बोलो ना भाई, कितना बचेगा? 120 डिग्री बचेगा। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। तो अगर 120 बचेगा तो 10 का आंसर भी कितना होता है? 10 का आंसर भी कितना होता है? 10। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसे, तो नेट 10 ऐसा बचेगा। आपको पता है ना 120 डिग्री में ए का ए होता है, तो नेट 10 ऐसा बच गया। तो बेसिकली अगर इस पूरी चीज को मैं फिर से बनाऊं तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। तो देखो 10 ऊपर है, 10 किधर है? नीचे। इधर कितना है? 20, और इधर कितना है? 5। समझ आ रहा है? तो ये 10 इस 10 को लेके उड़ गया, इधर 20 है, इधर 5 है, तो नेट आंसर कितना आ गया? 15 न्यूटन। किस तरफ? इस तरफ। देखो डायरेक्ट आंसर 15 न्यूटन इस तरफ। आई कैप जे कैप जो लगाना चाहो तुम लोग को मालूम ही, मैं तो सिर्फ एडिशन के बारे में बता रहा हूँ। आई होप समझ आ रहा होगा तुम लोग को। पक्का? कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगा रहा हूं 120 डिग्री में ए का ए इस तरीके से। हाँ चलो अब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। उसके पहले एक सवाल दे देता हूँ ऑब्वियसली तुम लोगों को, तुम लोग भी ट्राई करना घर पे। चलो एक क्वेश्चन ये देख लो। सपोज ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 60 है, ये 60 है, और ये है सपोज 5। इसका रिजल्टेंट बताना है आपको। कितने वेक्टर है? 1 2 3 4, कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। मैग्नीट्यूड लिखा मैंने और उनका एरो से डायरेक्शन बताया। तो आप ये आंसर मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। देखते कितने लोग मेरे लेक्चर से सीख पा रहे हैं। अगर सीख रहे थोड़ी सी भी मन में वो है, कमेंट करके बताया करो यार, मेरे को अच्छा लगता है कोई कमेंट करके बताता है सर बन रहा है, ठीक है। अब देखो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये होमवर्क के तौर पर लिखो। प्रैक्टिकल एग्जांपल एक लेते हैं, ये वाला भी मैं मिटाई देता हूँ, थोड़ा साफ साफ अच्छा लगता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। किसी ने ग्रुप में डाला भी था कि सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कैसे समझ में नहीं आया। अरे यार क्यों समझ में नहीं आ रहा? वेक्टर एडिशन आना चाहिए। देखो एक सिंपल सवाल लेकर के फिर मैं खत्म करने वाला हूं यहाँ पे कहानी लेक्चर की, है ना। तो आपको शायद इसके बाद आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है, और अगर थोड़ा सा और जरूरत पड़ा तो मैं एक और ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार। तुम लोग तो मेरे दोस्त हो यार, तुम लोग के लिए तो मैं जी रहा हूँ, तुम लोग के लिए तो मैं मरूंगा नहीं। लेकिन ये मत सोचना क्यू 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 करके 4 चार्जेस थे वहां पर, राइट? यही सवाल था ना। सपोज ये एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, और ये एल लेंथ है, एल लेंथ है। अच्छा तुम लोगों को शायद मालूम होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए अपने को, इसमें एकदम परेशान नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को मालूम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K × Q1 Q2 अपॉन R²। होता है कि नहीं होता है? जी होता है ना। अच्छा K Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ध्यान से समझना, ये सभी के सभी चार्जेस पॉजिटिव। थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी ज्ञान यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो देखो अब समझो, ऐसा बोला जा रहा है, मान लो कि इस वाले, ऐसे बोल दिया क्वेश्चन में कि इस वाले चार्ज पे हमको नेट फोर्स निकालना है, इस क्यू वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है।
तो क्या कर सकते हो आप, देखो इस पे देखो कौन कौन फोर्स लगा रहा है, वो देखो ये लगा रहा होगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये रिपेल कर रहा होगा क्या अट्रैक्ट कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो ये वाला इसको कैसे रिपेल करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इन दोनों को कौन सा लाइन ज्वाइन कर रहा है ये वाला, तो ये इधर फोर्स लगाएगा तो इस तरफ फोर्स लग जाएगा। सपोज इस फोर्स को मैं F1 नाम दे देता हूं, मान लो अभी। अच्छा इसका इसने तो लगा दिया इस पे, अपने से क्या पूछा है, ये पूरा सिस्टम ये तीनों मिलकर के इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं ये पूछा है, तीनों मिलकर के कितना लगा रहे हैं, तो तीनों को ऐसे जोड़ नहीं सकते, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। अच्छा ये वाला किधर लगाएगा फोर्स, इस तरफ लगाएगा, तो इसको लिख लेते हैं अपन F2। ये किसने लगाया भाई, इस वाले ने। ये वाला किधर लगाएगा, तो ये देखो लाइन ऐसे ज्वाइन हो रहा है ना इन लोगों को, तो ये ऐसे बीच में लगाएगा 45 डिग्री में, तो ये हो जाएगा क्या F3। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो पॉइंट जो बना है उसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, यहाँ पे इस तरफ लिख देता हूँ F1 है ना, इस तरफ लिख देता हूँ क्या F2 और बीच में क्या लिख देता हूँ F3। अब इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं F1 F2 F3 की। चलो तो बताओ F1 की क्या वैल्यू है, F1 की वैल्यू Q अपॉन R स्क्वायर है ना। F1 तो इसके कारण आया था ना, ये 1 वाला था, ये वाला 2 वाला था और ये वाला 3 वाला था, ठीक है। तो F1 के लिए बताओ क्या फॉर्मूला आएगा, तो तुम लोग बोलोगे K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, L लिख देते ना, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये बोलोगे ना तुम लोग F1। और ऐसे ही F2 क्या बोलोगे, F2 भी वही होगा सेम, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस भी L ही है, तो K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और F3 क्या बोलोगे बताओ जल्दी से, इसमें थोड़ा अलग बोलोगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अगर ये वाला L और ये वाला L है तो पाइथागोरस से आप निकालना, ये √2L हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2L। तो फिर वही फॉर्मूला लगा देते हैं K Q स्क्वायर अपॉन √2L का होल स्क्वायर। मेरी बात शायद आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं। तो देखो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, मैं ऐसा कर रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के लिए, सपोज इसको F मान लेते हैं, शॉर्ट कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, इसको भी F मान लेते हैं, तो सोचो ये F/2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2L स्क्वायर, तो इसको ऐसा हो जाएगा ना, लिख देता हूँ K Q स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये भाई साहब कितना है, ये तो F/2 है, क्या है F/2। तो अब सिंपल हो गया अपने लिए, तो कोई खास बात नहीं है। देखो यहाँ पे बता रहा हूं, ये पॉइंट है अपने पास, F1 इस तरफ है कितना है F, F2 नीचे की तरफ है कितना है F, ये इस तरफ है कितना है F/2। अब सोचो ये और ये को पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सेम सेम है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो F का कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, √2F, 90 डिग्री पे है ना दोनों, देखो ना यार, तो कितना हो जाएगा, देखो ये और ये सब कट गया ना। अच्छा 90 डिग्री का रिजल्टेंट भी 45 पे जाएगा, मतलब इसके अलोंग आ जाएगा, इसके अलोंग आ जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये 90 डिग्री पे है ना दोनों, तो इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा ना, तो ये वाला हो जाएगा ऐसे, यहाँ से 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे आ जाएगा, और कितना आ जाएगा ये F का √2F आ जाएगा। और पहले से भी तो एक पड़ा हुआ था यहाँ पे, पहले से कितने का फोर्स था एक F/2 का, तो ये F/2 का फोर्स और लिख दिए, समझ में आ रहा है ना। तो दोनों फोर्स सेम लाइन के अलोंग है ना। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये F का √2F इस तरफ आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री पे, और F/2 भी वहां से, मतलब F/2 मतलब F3 ना, जो भी यहाँ से कितने डिग्री पे था 45 डिग्री पे, तो दोनों को ऐड में आना चाहिए ना फाइनली, क्योंकि दोनों 0 डिग्री पे आ गए, मतलब आपस में तो 0 डिग्री पे है ना, थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता था जब मैं बता रहा था। तो अगर दोनों सेम अलोंग द सेम है, तो मैं ये वाले बोर्ड पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा वो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बताओ, बोलो √2F प्लस F/2 होगा क्या, इसमें हम F को कॉमन निकाल लेते हैं, तो √2 प्लस 1/2 हो जाएगा, और F की वैल्यू क्या रखी है मैंने बताओ, तो बोलोगे K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2 है ना प्लस ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ, देखो ये वाला इस पे फोर्स लगा, ये वाला इस पे फोर्स लगा, ये वाला इस पे फोर्स लगा, तीनों ने अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगा। हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसी तरह से करेंगे, अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग, ग्रेविटेशन में भी इसी तरह से करते हैं, है ना। फोर्स F1 को F मान लिया, F2 को भी F मानना पड़ा क्योंकि सेम वैल्यू थी, F3 उनसे आधी थी तो F/2 मान लिया। अब तीनों जैसे लग रहे थे, F1 इधर लग रहा था, F2 इधर लग रहा था, F3 बीच में लग रहा था,
तो इन दोनों का रिजल्टेंट एफ एफ का 90 डिग्री में √2f, एफ एफ का √2f और f/2 दोनों को जोड़ दिया तो नेट आएगा। और किस तरफ आएगा वो भी बता सकते हैं, इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं, यहाँ से 45 डिग्री पे, यहाँ से 45 डिग्री पे। तो ये हो गया भाई साहब इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है आप लोग इस तरह से सवाल कर रहे हो, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे करके छोड़ता हूँ, देखते हैं आपको क्वेश्चन कर पाते कि नहीं एडिशन पे। फिलहाल मैं इसको रब करने वाला हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बढ़िया सवाल, ट्राई करना और बताना बन गया तो। ये देखो एक सवाल है ऐसे, इस तरीके से, बड़ा आसान सवाल है, ऐसा बोलेंगे नहीं, लेकिन शॉर्टकट लगाओगे तो इजी हो जाएगा। सपोज एक गोल सा मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है इस तरीके से, ठीक है। इसमें अलग अलग चार्ज हम लोग प्लेस कर रहे हैं। सपोज बीच में 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, +1 कूलम का, और यहाँ पे अलग अलग चार्जेस हमने रखा हुआ है ऐसे, ये 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 तो मतलब अलग अलग चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? इसका 12 कूलम है, इसका 1 कूलम है, इसका 2 कूलम्स, 3 कूलम्स, 4 कूलम, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 कूलम। ऐसे एक बार आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से हमने अलग अलग रख दिया और सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं, सभी चार्जेस क्या हैं? पॉजिटिव। तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा इस 1 कूलम चार्ज पे, इन सभी के कारण ये आपको बताना है ना। और इसका रेडियस जो घड़ी जैसा दिख रहा है ना, तो घड़ी का रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। के की वैल्यू आपको पता होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितनी होती है बताओ? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब आप ले लेना और इसकी वैल्यू मेरे को बताना कमेंट करके कि क्या आ रही है। जो सही बताएगा उसको एक कैडबरी सिर्फ मेरे तरफ से खुद खरीद के खा लेना, ठीक है। चलो तो यहीं तक कर लेते हैं, बाय बाय, शुक्रिया। अगर आपको एडिशन समझ में आया और अगर आपसे प्रॉब्लम बन रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है ना। अपने दोस्तों को भी बताना है कि भैया एक सर आए हैं मजेदार, है ना। बाय बाय, चलो शुक्रिया।